बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम की एक स्टेटमेंट होती है और एक उसका प्रूफ होता है। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है if V is the volume enclosed by the surface S, then V del dot A dV is equal to surface integral S A dot ds, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल A dot n ds, where A is a vector with continuous derivatives and n is the unit normal to the surface S. Now question is why we say it divergence theorem. Look at here, del dot A किसके इक्वल होता है? del dot A बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ A। इस वजह से इसको डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। ये करता क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में इंटरलिंक करता है। यानी हम यहाँ मैंने लिखा डेल डॉट ए डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस। ये क्लोज सरफेस का सिंबल है ए डॉट डी एस। डी एस को आपको याद है एन यूनिट वेक्टर डी एस भी लिख सकते हैं, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिव वेक्टर ए डी वी। ये इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। इसके प्रूफ के लिए हम पहले वेक्टर ए कंसिडर करते हैं। लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू a1 x y z i यूनिट वेक्टर प्लस a2 x y z j यूनिट वेक्टर प्लस a3 x y z k यूनिट वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हमने वेक्टर ए सपोज कर लिया, आपको याद है वेक्टर ए जो होता है उसकी कंपोनेंट्स होती हैं a1 a2 a3। ये जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर अगेन फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जी। a1 इज द कंपोनेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, a2 एंड a3। सो ये हमने अज्यूम कर लिया। अब वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने इस सरफेस इंटीग्रल के बराबर साबित करना है। उसके लिए आप ज़रा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं वो अगर ड्रॉ करें, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ज़रा ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब एक सरफेस लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि ये इस किस्म की एक सरफेस है। अब इस सरफेस का हम कोई एलिमेंट लेते हैं जो इस फॉर्म में, लेट्स सपोज कि इसका कोई एलिमेंट है, और इसको फिर इस सरफेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अपर एंड लोअर। ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये जेड एक्सिस है और यूनिट नॉर्मल चूँकि पॉजिटिव है। ये मैं फिर रिपीट करूँगा, ये तो होगी पूरी सरफेस एस।
इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इसका जो अपर पोर्शन है इसको हम S2 कह देते हैं, जो कि F2x y यानी S2 जो फंक्शन ये जो अपर सरफेस है उसको आप इस तरह कर लें कि ये है S2 सच दैट z इज इक्वल टू F2xy। और इसी तरह ये जो लोअर सरफेस है इसको आप S1 से जाहिर कर दें और ये आपके पास आ जाएगी z F1xy। ये हमारे पास आ गया। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। लोअर सरफेस जो है हमारी वो है S1 सच दैट z इज इक्वल टू F1xy। ये पूरी सरफेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टू पार्ट्स में डिवाइड करने की क्यों किया, क्या वजह है? इसलिए कि हमारा यूनिट नॉर्मल आपको याद होगा, यूनिट नॉर्मल जो पॉजिटिव कब होता है? अगर वो सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्टेड हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो सरफेस जो अपर पोर्शन जो है उसके ऊपर अगर हम यूनिट नॉर्मल लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेट्स सपोज कि ये N2 है, क्योंकि ये सरफेस हमारे पास N2 है, S2 है, इसको हमने N2 से डिनोट कर दिया। और अगर हम लोअर हाफ पे लेंगे, ये जो दूसरी सरफेस है, सरफेस का लोअर पोर्शन है, तो वो हमारे पास आएगा N1 यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं चूँकि हम N यूनिट वेक्टर की जो बात की थी वो पॉजिटिव की बात की थी। पॉजिटिव वेक्टर कब होता है? जब आउटवर्ड डायरेक्शन हो, जब सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्टेड हो। तो ये सरफेस है इसके आउटवर्ड डायरेक्टेड है, ये सरफेस है इसके आउटवर्ड डायरेक्टेड है, लिहाजा ये पॉजिटिव नॉर्मल्स हमारे हो जाते हैं। हम सपोज करते हैं कि z एक्सिस का इस नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो α1 है और z एक्सिस का इस नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल जो है वो α2 है। तो अब आप देखें कि z एक्सिस के साथ एंगल जो बनेगा, N2 जो बना रहा है वो एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा। ये देखें, यानी α1 इज एन एक्यूट एंगल। आपको याद है कि जो हमारा ds1 जो आएगा, ds1 किसके बराबर आएगा? dx dy ओवर k यूनिट वेक्टर इंटू ds2 पहले ले लें N2 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx dy और आपके पास आएगा cos α2। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि dx dy इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर डॉट N2 ds2। और α2 जो है ये वाला जो नॉर्मल है, गौर करें, ये z एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है वो 90 से बढ़ गया, वो आपके पास ऑब्टूज एंगल होगा। इसलिए जब दूसरी बात आएगी सिमिलरली, उसमें फिर जब आप ऑब्टूज एंगल है 90 से बढ़ गया, 180 से छोटा है, तो cos α2 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इस वजह से यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू बनेगी dx dy वो माइनस k डॉट N1 यूनिट वेक्टर ds1 आएगा। मैं जल्दी से रिपीट कर दूँ कि ये हमारे पास सरफेस का अपर पोर्शन था, S2 से डिनोट किया हुआ है, लोअर पोर्शन S1 से डिनोट किया हुआ है। ये फिर थोड़ा ठीक कर लें, ये आपके पास एंगल जो है वो α2 है, ये आपके पास एंगल जो है α1। S2 सरफेस के लिए हम एंगल α2 ले रहे हैं जो कि हमारे पास एक्यूट एंगल है। α2 इज़ एन एक्यूट एंगल। और जो लोअर सरफेस है उसके लिए हम एंगल α1 ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्टूज एंगल है, उसके लिए 90 आ जाएगा। 90 से बड़ा वो एंगल आएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा। S2 ये वाली सरफेस ली है, z इज इक्वल टू F2xy, उसके लिए नॉर्मल वेक्टर N2 यूनिट वेक्टर है, उसका एंगल α2 बना रहे हैं और α2 एक्यूट एंगल है। इसी तरह लोअर पोर्शन के लिए सरफेस ली है, z इज इक्वल टू F1xy, उसके लिए यूनिट वेक्टर N1 लिया है और वो एंगल क्या बना रहा है, α1। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो अब ज़रा मैं एक चीज़ और आपको लिखना चाह रहा हूँ कि जब हमने ये मालूम करना है ना
जब हमने मालूम करना है डेल डॉट ए, तो बेसिकली ये किसके बराबर है, पार्शल A1 और पार्शल x प्लस पार्शल A2 और पार्शल y प्लस पार्शल A3 और पार्शल z, ये है इसके बराबर। तो मैं 1 बाई 1 करूँगा, डायरेक्ट मैं डेल डॉट ए नहीं फाइंड करता, यानी ये मैंने मालूम करता हूँ पार्शल A3 और पार्शल z, और उसके बाद मैं इसको सम करके डेल डॉट ए की तरफ आऊँगा। जी, वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शल A3 ओवर पार्शल z, और यहाँ पे आ जाएगा dz dy dx। इसको मैं अब लिख सकता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि आप इसका जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन जो ले रहे हैं उसको r से आप डिनोट कर दें। तो अब ज़रा देखिएगा, ये मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है पार्शल A3 ओवर पार्शल z। जी, ये मैंने जब लिया है वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शल A3 और पार्शल z dz dy dx, तो उसकी तरफ तवज्जो करें, उस तरफ क्या होता है कि मैं यहाँ पे पार्शल A3 ओवर पार्शल z की इंटीग्रेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये वाला एक इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद यानी मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन इस तरह में, पार्शल A3 ओवर पार्शल z dz, और बाकी मेरे पास क्या रह गया होगा, dy dx या dx y dy कह सकते हैं। ये ज़रा गौर कीजिएगा, टोटल वॉल्यूम v था, इसमें से z एक्सिस के अलॉन्ग आपने इंटीग्रेशन कर दी है, z एक्सिस की लिमिट्स लगा दें आप, वो कौन सी लगाएंगे आप, S1 टू S2 अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास आ जाएगी z इज इक्वल टू f1 xy, और अगली अपर लिमिट क्या आएगी, z इज इक्वल टू f2 xy। और जब आपका z एक्सिस निकल गया जिसके रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन की, तो यहाँ v की बजाय क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। अब वो कैसे r रह जाएगा, जब आप z एक्सिस के लॉन्ग इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो z एक्सिस तो ख़त्म हो गया, तो इमीडिएटली प्रोजेक्शन रह जाएगा, और प्रोजेक्शन आपने कैसे, प्रोजेक्शन किसके ऊपर रह जाएगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर रह जाएगा, और उस प्रोजेक्शन को आपने r से डिनोट किया हुआ है। तो अब आप देखते हैं कि इधर ये इधर देखिएगा कि आपके पास पार्शल A3 और पार्शल z जो है, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा ना, डेरिवेटिव उड़ जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल r, और इसकी इंटीग्रेशन की तो A3 रह गया, लोअर लिमिट आपके पास है f1, ये z की जगह है, z इज इक्वल टू f1 xy, और z इज इक्वल टू f2 xy, और दो चीज़ें रह गई हैं dy dx। नेक्स्ट जी, ये आ गया डबल इंटीग्रल r, अपर लिमिट पुट करें आप, A3 किस किस का फंक्शन है, x y और z का फंक्शन है ना, z की जगह तो रखना f2 माइनस A3, दोबारा लिखेंगे आप, A3 में आपने अपर लिमिट लगाई है, A3 फंक्शन था x y और z का, z की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, f1, और dy dx ये रहेगा वैसे का वैसे। हम इसको ना इक्वेशन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 होगी हुई है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख देता हूँ, v पार्शल A3 ओवर पार्शल z, और ये बराबर था dv, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा थोड़ा सा हम लेके चलते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये कैसे हमने डिटरमिन करनी है, A3xy f2 माइनस A3xy f1, इसको डिटरमिन करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में आप अगर गौर करें कि अगर हम इसमें इतनी चीज़ कंसिडर करते हैं, कंसिडर
डबल इंटीग्रल आर A3 x y F2 ये हमने कंसिडर की है, साथ लिखा है dy dx। जब F2 अब F2 में हमने निकाली हुई है, F2 के लिए हमने निकाली हुई है dx by d की वैल्यू, dx और dy की वैल्यू क्या निकाली हुई है, दिस विल बी इक्वल टू A3, सिंपल A3 ही बेशक लिख लें आप, या आपको लिखना है x y F2, तो dy dx की वैल्यू क्या निकली हुई है, k डॉट n2 यूनिट वेक्टर साथ ds2। r जो है इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, s2, क्योंकि dy dx तो प्रोजेक्शन ऑन द xy प्लेन के लिए था। इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पे dx dy या dy dx इक्वल टू k डॉट n2 यूनिट वेक्टर ds2, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और फाइनली डबल इंटीग्रल r A3 x y F1 dy dx, अब मैंने F1 कर रहा हूँ तो मुझे A3 x y F1 और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, k डॉट n1 यूनिट वेक्टर और साथ क्या आएगा ds1। एक चीज़ रह गई, ये तो नेगेटिव साइन भी है इसके साथ, याद करें dx dy की जगह क्या था माइनस k डॉट n1 ds1, इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी आएगा। हम इससे क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं 4। अगर मैं 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 3 माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बनेगी r A3 x y F2 माइनस A3 x y F1 dy dx, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई ना, 3 की लेफ्ट हैंड साइड में A3 x y F2 है और 4 की लेफ्ट हैंड साइड में A3 x y F1 है, तो इसमें से इसको सेपरेट करें तो ये आएगा। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में S2 A3 k डॉट n यूनिट वेक्टर, वैसे यहाँ पे A3 किसका फंक्शन है, दैट्स बेटर, A3 x y F2 k डॉट n2 यूनिट वेक्टर ds2। ये तो मैंने लिखा 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस डबल इंटीग्रल S1 A3 x y F1 k डॉट n यूनिट वेक्टर ds1। अब ज़रा गौर कीजिएगा हुआ क्या है, ये अपर पोर्शन जो था उसके लॉन्ग सरफेस इंटीग्रल मालूम हुआ, ये लोअर पोर्शन के लॉन्ग मालूम हुआ, दोनों ऐड होंगे तो सरफेस पूरी नहीं आ जाएगी, दोनों ऐड होंगे तो सरफेस पूरी आ जाएगी। तो हमारे पास जो आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो देखेंगे वो क्या आएगा, यानी ये बन जाएगा 3 माइनस 4, ये भी देख लीजिएगा 3 माइनस 4 करके ये इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड आई है। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड क्या है, A3 x y F2 माइनस A3 x y F1, वो अब आई है ये। और जैसे मैंने अभी बताया कि ये S2 प्लस S1, ये फिर क्या बन जाएगा, this will be equal to closed surface S A3 x y z, और यहाँ आ जाएगा आपके पास k डॉट n ds। फिर देख लें कैसे क्या हुआ, S2 अपर सरफेस थी, S1 लोअर सरफेस थी, उनको दोनों को ऐड किया तो A3 जो है अब वो फंक्शन F2 और F1 मिला के Z की वैल्यू Z बन जाएगा पूरे का पूरा,
और ये सरफेस क्लोज्ड का सिंबल भी मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने के डॉट एन 2 था, के डॉट एन 1 था, वो मिलकर टोटल के डॉट एन हो गया। ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आई है इसकी आई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इन या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शल A3 और पार्शल ZdV इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो थी वो इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आई है, सरफेस इंटीग्रल A3 x y z k डॉट n यूनिट वेक्टर ds। मैं इसको ज़रा आसान करके लिखता हूँ, और वो आसान ये करता हूँ कि मैं A3 x y z नहीं लिखता ताकि ज़रा आसानी रहे लिखने में। और ट्रिपल इंटीग्रल V पार्शल A3 और पार्शल ZdV इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल अराउंड द क्लोज सरफेस A3 k डॉट n यूनिट वेक्टर ds। अब बाकी चीज़ें आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पार्शल A3 और पार्शल Z मालूम किया, उसके अलावा वॉल्यूम इंटीग्रल मालूम किया। अब मैं साइक्लिक ऑर्डर इसका मेंटेन करा के सिमिलरली कह दूंगा, सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शल A2 ओवर पार्शल, जब पार्शल A3 था तो Z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, जब A2 होगा तो Y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, और राइट हैंड साइड पे सरफेस इंटीग्रल अराउंड द क्लोज सरफेस, जहाँ A3 के लिए K यूनिट वेक्टर था, A2 के लिए J यूनिट वेक्टर आएगा और ds वैसे रहेगा। एंड ट्रिपल इंटीग्रल V पार्शल A1 ओवर पार्शल x आएगा और dV आएगा, और यहाँ पे क्लोज सरफेस A1 I यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर ds। अभी तक जो मेरी इक्वेशन चल रही थी 4 तक चल रही थी, ये 5, ये 6 और ये 7। अब मैं 4, 5, 6, 7 को ऐड करने लगा हूँ, 5, 6, 7 को मैं ऐड करने लगा हूँ। तो ऐड करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आता है वो देखें कि हम तो चले गए थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो थ्योरम के प्रूफ के बाद मैं आपको इसका ये भी बताऊँगा कि हमने स्टार्ट कैसे किया था। अब हम लिखते हैं 7 + 6 + 5 इम्प्लाइज क्या होगा से, मैंने पहले 7 कही है, तो 7 जो है मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शल A1 और पार्शल x dV, ये उसकी 7 की लेफ्ट हैंड साइड है। 6 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल V पार्शल A2 ओवर पार्शल y dV, और 5th की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, V पार्शल A3 और पार्शल Z dV। इसी तरह राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास क्या है, 7 की राइट हैंड साइड है सरफेस इंटीग्रल A1 I डॉट n यूनिट वेक्टर ds प्लस सरफेस इंटीग्रल A2 J डॉट। 7th की जो राइट हैंड साइड है सबसे पहले वो लिखते हैं S A1 I यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर ds, और फिर अब 6 की राइट हैंड साइड है सरफेस इंटीग्रल A2 J डॉट n यूनिट वेक्टर ds। एंड फाइनली हमारे पास जो 5th की राइट हैंड साइड है वो लिख रहे हैं A3 K डॉट n यूनिट वेक्टर ds। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल V पार्शल A1 और पार्शल x
प्लस पार्शल ए 2 ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए 3 ओवर पार्शल जेड डी वी। राइट हैंड साइड में आप इकट्ठा अगर कर लें, आप कंबाइन करते हैं तो वो आएगा A1 I यूनिट वेक्टर प्लस A2 J यूनिट वेक्टर प्लस A3 K यूनिट वेक्टर और कॉमन क्या निकला, डॉट प्रोडक्ट N यूनिट वेक्टर DS। देखें ज़रा, I डॉट N था, ये I डॉट N आ जाएगा, J डॉट N था, J डॉट N आ जाएगा, K डॉट N था, K डॉट N आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर लिया, ये आपके पास आ गया डेल डॉट A डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये क्या बनता है, वेक्टर A डॉट N डी एस। और ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V डाइवर्जेंस A डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं वो बताने लगा हूँ कि बेसिकली तो हमने ये करना था, डेल डॉट ए वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डी वी मालूम करना था। तो मैंने जो स्टार लिया था वो मैंने ट्रिपल इंटीग्रल V पार्शल A3 और पार्शल Z से लिया था बस। और जो सरफेस थी उसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया था, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में। क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर की ऊपर डायरेक्शन जो थी वो पॉजिटिव थी, नीचे डायरेक्शन जो नेगेटिव थी। अगर उसकी नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए डायरेक्शन उसकी थी, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आता था। अक्यूट एंगल के साथ नेगेटिव साइन नहीं आता, उसका एंगल चूँकि ऑब्टूज था, इसलिए हमें सरफेस को अपने दो हिस्सों में डिवाइड करके अपर नॉर्मल लहदा ले लिया, लोअर नॉर्मल लहदा ले लिया। अपर नॉर्मल ने अक्यूट एंगल बनाना था 90 से छोटा, और जो लोअर नॉर्मल है उसने ऑब्टूज एंगल बनाना था 90 से बड़ा और 180 से छोटा। होपफुली डाइवर्जेंस थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।